हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी क्लास। आज हम पढ़ेंगे परासरण। परासरण किसे कहते हैं, परासरण कब काम लगता है, यानी परासरण क्या होता है। ठीक है ना, आज इसके बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परासरण किसे कहते हैं, पहले परासरण का अर्थ क्या है, यानी परासरण क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है ना, तो जब भी विसरण के नियमों का अनुकूलन होता है, जब भी विसरण के नियमों का अनुकूलन जब भी विसरण के नियमों का अनुकूलन होता है तो जल के अणु की जो गति है, ठीक है ना, जब भी विसरण के नियमों का अनुकूलन जब होता है तो ठीक है ना, जल के अणु की जो गति होती है, जल के अणु की गति, ठीक है ना, जो जल के अणु की जो गति होती है, ठीक है ना, वह वर्णात्मक, ठीक है ना, वह क्या हो जाता है, वर्णात्मक, वह वर्णात्मक, ठीक है ना, वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली के द्वारा, ठीक है ना, प्रागम्य झिल्ली के द्वारा होता है। ठीक है ना, वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली के द्वारा होता है, वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली के द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है ना, देखिए परासरण किसे कहते हैं, परासरण किसे कहते हैं, परासरण का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, जब भी विसरण के नियमों का अनुकूलन होता है, ठीक है ना, विसरण, ठीक है ना, जल के अणु, जो जल के अणु होते हैं उनकी जो गति होती है, ठीक है ना, उनकी जो गति होती है वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली के द्वारा ही होती है, प्रागम्य झिल्ली। ठीक है ना, तो प्रागम्य झिल्ली के द्वारा ही होता है, उसे हम परासरण कहते हैं। अब प्रागम्य झिल्ली कितने प्रकार की होती है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, दैट फॉर एग्जाम्पल एक थोड़ा सा लेते हैं, मानिए कि यहाँ पर एक हम गिलास ले लिए, ठीक है ना, और इस गिलास में हम क्या कर दिए, जल भर दिए। ठीक है ना, इस गिलास में मान लीजिए कि हम जल भर दिए, ठीक है ना, तो इस गिलास में हम जल भर देंगे और यहाँ पर हम एक झिल्ली यानी प्रागम्य झिल्ली लगा देंगे। तो इसको प्रागम्य झिल्ली लगाने के बाद इसको हम उल्टा करेंगे तो यह पानी निकल जाएगा कि बचेगा। यह सपोज मानिए, इसको छोड़ दिए, जो चाय छानने वाला जो छकनी होता है जिसे हम चाय छानते हैं, उसमें देखिएगा वो एक प्रागम्य झिल्ली के माफिक उसको मान लीजिए। जैसे हम उसमें क्या करते हैं, पानी और शक्कर और चाय पत्ती डालकर उसको एक बार मिक्स करके और उसको चाय जब बनाते हैं और उसको जब उस छकनी के द्वारा जब छानते हैं तो देखिएगा उसमें का जो जल की जो मात्रा, यानी जल की जो अणु की गति क्या होती है, ज्यादा होने के कारण वो तेज होती है। ठीक है ना, और जो उसमें जो चीनी है उसका सांद्रता कम है। तो कभी भी देखिए वो छानने के बाद जल में घुले हुए विलयन होने के बाद वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ निकल जाते हैं और जो बाकी उसमें जो उनकी सांद्रता कम होती है ऊपर की तरफ ही रह जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कब कब होता है, इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, तो ये तो आप लोग को पता हो गया कि परासरण किसे कहते हैं, जब भी विसरण के नियमों का अनुकूलन होता है, ठीक है ना, जल के अणु की गति वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली के द्वारा ही होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है ना, तो परासरण क्या होता है, परासरण किसे कहते हैं, चीज तो समझ में आ गया। अब हम जानेंगे इसके बाद कि प्रागम्य झिल्ली कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। प्रागम्य झिल्ली कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जानते हैं।
यह 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक अल्प प्राशर होता है, एक अल्प प्राशर होता है और एक सम प्राशरी होता है। सम प्राशरी दाब होता है, ठीक है ना। और एक होता है अति प्राशरी दाबी, ठीक है ना, अति प्राशरी दाबी, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं प्रागम्य झिल्ली, याद रखिएगा। प्रागम्य झिल्ली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर वाइज कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इस तरह का टेबल इसलिए बना दिए हैं ताकि आप लोग के दिमाग में हमेशा ही चलते ही रहेगा, कभी आप लोग भूल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस अल्प प्राशर का नियम, अल्प प्राशर किसे कहते हैं, ठीक है ना। बारीकी बारीकी से हम स्टेप बाय स्टेप तीनों को क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को, तभी आप लोग को समझ में आएगा, अन्यथा अगर यदि आप लोग थोड़ा इधर उधर गड़बड़ कर दिए तो समझिएगा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। जब भी जल की सांद्रता, ठीक है ना, यानी जब भी जल की मात्रा, जो जल की मात्रा होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, और जो विलय होता है, ठीक है ना, यानी जो नमक होगा या चीनी होगा उसकी सांद्रता का यदि मात्रा कम है तो क्या होगा, कम हो तो जल प्राशर कभी भी क्या होगा, कोशिका के अंदर वह प्रवेश कर जाएगा, ठीक है ना। देखिए जब भी जल की मात्रा अधिक हो और नमक या चीनी का मात्रा कम हो तो उस समय क्या घटना घटेगी, तो जल प्राशर विधि के द्वारा कोशिकाओं में अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो उस समय तो जल प्राशर झिल्ली के द्वारा अंदर चला जाएगा। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर मैं नोट कर दिया हूं ताकि आप लोग को कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखिए जब भी जल की मात्रा अधिक हो और, ठीक है ना, जल की मात्रा अधिक हो और नमक या चीनी कोई भी एक ले लीजिए का मात्रा कम हो, तो यहाँ पर क्या था, मात्रा अधिक, और यहाँ पर मात्रा क्या है, कम हो तो जल प्राशर झिल्ली के द्वारा ही अंदर जल कहाँ जाएगा, कोशिकाओं में, ठीक है ना। प्राशर झिल्ली के द्वारा ही कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, जल जाएगा। यहाँ पर हम एक चीज नहीं लिखे हैं, उसके लिए सॉरी। झिल्ली के द्वारा कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। जल कोशिकाओं के अंदर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अभी हम ये जानते हैं कि जिसे अभी स्पष्ट आप लोग को नहीं हुआ होगा, अब इसको स्पष्ट करने के लिए एक हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पर बीकर लेते हैं, ठीक है ना, और इस बीकर में हम समझेंगे, 2 बीकर लेते हैं, दो हमने बीकर ले लिया, ठीक है ना। या सपोज मानिए एक ही बीकर ले लेते हैं, 2 बीकर बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, एक ही बीकर में समझ लेते हैं। सबसे पहले इसने क्या कहा है कि जल की मात्रा अधिक हो, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जल की मात्रा अधिक कर देंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इसमें हम जल की मात्रा क्या करते हैं, अधिक भर देते हैं,
जल की मात्रा पूरा भरपूर कर दिए। ठीक, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं ताकि हम लोग को समझने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है ना। अब ये क्या कहता है कि नमक या चीनी का मात्रा कम हो, नमक या चीनी का मात्रा कम हो, ठीक है, तो जल प्रासरण झिल्ली के द्वारा कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, चला जाएगा। अब यहां पर उस बीकर को हम ले लेते हैं जो पहले बनाए थे। ठीक, अब इसमें हमने क्या शुद्ध जल भर दिया, शुद्ध जल। ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, नमक या चीनी का घोल ले लेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा है, ये आपका क्या है, नमक है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, नमक है, थोड़ा सा है। इसको जो भी मान लीजिएगा, नमक या चीनी मान लीजिएगा। ठीक है ना, नमक या चीनी दोनों में से कोई एक मान लीजिए, दोनों हम यहाँ पर लिख दिए। तो पहले स्टेप में हमने क्या रखा, शुद्ध जल रखा, दूसरे स्टेप में क्या रखा, नमक या चीनी रखा। अब यहाँ पे एक प्रासरण एक हम झिल्ली लगाएंगे। प्रासरण जब हम झिल्ली लगाएंगे तो यह देखिएगा कि इस झिल्ली के द्वारा इसमें से यह इसमें गति कर जाएंगे। कारण क्या होता है, देखिए कारण यह है कि यहाँ पर जो हम झिल्ली लगाए हैं, इस झिल्ली में इसका सांद्रता हाई है, यानी जल की सांद्रता क्या है, हाई है, और इस विलय का सांद्रता क्या है, लो है, यानी नमक का चीनी ना मात्रा है। तो कभी भी आप लोग देखिएगा, प्रासरण का नियम होता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही गति करता है। कभी भी याद रखिएगा, जो प्रासरण होता है वो उच्च सांद्रता की ओर से निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है, गति करता है। यहाँ पर समझिए, इसका ये हाई है, जब ये हाई है और इसका लो है, तो कभी भी इस प्रासरण झिल्ली के द्वारा इधर ही गमन करेगा, ना इधर से इधर गमन करेगा, कभी नहीं, ये वाला गलत। कभी इधर से गमन नहीं कर सकता है, क्योंकि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ ही हमेशा प्रासरण गति करता है। तो अभी आप लोग स्पष्ट समझ गए होंगे कि यह जो जल है, यह शुद्ध जल है। अगर यह चीज यहाँ पर हम नहीं बना करके इसको इसी में मिला दिए होते, तभी भी इसमें से निकल करके बाहर की तरफ निकल जाता। तभी भी इस चित्र से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हम यहाँ पर डबल चित्र बनाए हैं, तो एक ही चित्र में भी हम आपको समझा सकते हैं, लेकिन दो इसलिए बनाए ताकि आप लोग को स्पष्ट समझ में आएगा। तो यह चित्र हम नहीं बना करके यहाँ पर ही इसमें हम चीनी भर सकते हैं या नमक भर सकते हैं। तो जल की सांद्रता तभी भी ज्यादा है और नमक या चीनी की सांद्रता क्या है, कम है, यानी मात्रा कम है। तो ये जो प्रासरण झिल्ली है, इसके द्वारा यानी इसके माध्यम से जल बाहर की तरफ निकल ही जाएगा। ठीक है ना। अगर यह नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर समझिए। ठीक है ना, यहाँ पर मानिए कि हम पूरा इसमें जल भर दिए, ये सब पूरा क्या है, ये सब जल है। ठीक है ना। अब यह जल है, हमको इसमें से क्या करना है, इस जल को बाहर निकालना है, और थोड़ा सा इसमें हम इतना दूर क्या कर दिए, थोड़ा सा नमक या शक्कर डाल दिए। तो शक्कर इसमें हम डाल दिए, तो समझिए कि इतना बड़ा गिलास में थोड़ा सा ही डाले हैं। मानिए कि ये जो जल है कम से कम 2 लीटर है। ठीक है ना। और यह जो नमक है कम से कम 500 ग्राम है। अब आप लोग खुद समझिए, कम से कम इससे 1.5 गुना ज्यादा है जल का मात्रा। तो जब इसको हम बाहर के तरफ अगर यहाँ से कोई छिद्र निकाल देंगे, तो ये पानी इसमें से जितना है वह पूरा बाहर के तरफ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इसमें से क्या हुआ, यहाँ पर क्या है कि कम है, थोड़ा सा है, इसकी मात्रा नमक या चीनी की कम है, लेकिन यहाँ पर जल की मात्रा बहुत अधिक है। तो यह इसमें से इस प्रासरण झिल्ली के द्वारा इसमें जाएगा, उस वक्त तक जाएगा जब तक कि ये दोनों इक्वल ना हो जाएं, जब तक कि यह दोनों इक्वल यानी बराबर ना हो जाए। ठीक है ना। ये उस समय तक जाएगा जब तक ये दोनों अपने एक लेवल पर ना हो जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्रासरण कहते हैं। अल्प मीन्स थोड़ा सा, अल्प मीन्स क्या, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा यहाँ पर रखे हैं। ठीक है ना, अल्प मीन्स थोड़ा सा। तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्प प्रासरण दाबी कहते हैं या प्रागम्य झिल्ली कहते हैं। तो पहला समझ में आ गया आप लोग को। अब चलते हैं दूसरे वाले के पास।
समपराशरी किसे कहते हैं? सम मीन्स समान, आप लोग ऐसे भी जानते हैं, सम मीन्स समान होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ ऐसा विलय, ठीक है ना, कुछ ऐसा विलय, कुछ मतलब कोई भी ऐसा विलय हो सकता है, ठीक है ना, जो बाहर के जल की सांद्रता, ठीक है ना, कुछ ऐसा विलय जो बाहर के जल की सांद्रता, ठीक है ना, जल के सांद्रता, ठीक है ना, कोशिकाओं में स्थित जल की सांद्रता से क्या है? बराबर है, ठीक है ना, ठीक, क्या है? बराबर है। कुछ ऐसा विलय जो बाहर के जल की सांद्रता तथा कोशिकाओं के अंदर तथा कोशिकाओं के अंदर स्थित जल की सांद्रता के बराबर हो, ठीक है ना। जल क्या हो? बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से कोई शुद्ध गति नहीं होगी, ठीक है ना। तो बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से क्या होगा? बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से कोई शुद्ध गति नहीं होगा, कोई शुद्ध गति नहीं होगा। अब इसको हम समझते हैं स्पष्ट। कुछ ऐसा विलय जो बाहर के जल की सांद्रता तथा कोशिकाओं के अंदर स्थित जल की सांद्रता के बराबर हो, ठीक है ना। तो कोशिका झिल्ली से कोई शुद्ध गति नहीं होगी या नहीं होती है, ठीक है ना। अब इसको हम समझते हैं। सपोज मानिए कि कोई भी ऐसा हम विलय लिए, ठीक है ना, कोई भी ऐसा हम विलय ले लिए जो बाहर जो उसका सांद्रता है उसके और जो उसके अंदर की जो सांद्रता है दोनों इक्वल है, ठीक है ना। तो दोनों इक्वल है तब क्या होगा? क्या उसमें से किधर जा सकता है? नहीं जाएगा। देखिए कैसे, दो हम बीकर लिए, ठीक है ना। दोनों बीकर में हम क्या करेंगे? यहां तक हम क्या किए? जल को भर दिए। ये दोनों शुद्ध जल है, इसमें कुछ भी हम मिलाए नहीं। अब समझिए दोनों क्या है? शुद्ध जल है। लेकिन हमको करना क्या है? कुछ ऐसा विलयन लेना चाहिए, यानी ऐसा विलय होना चाहिए। विलयन कब होता है? विलयन आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। विलयन किसे कहते हैं? तो वह विलयन लीजिए जिसमें क्या होगा? मिला हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर वह विलयन, ठीक है ना, उसमें वह विलयन होना चाहिए जिसमें मिला होना चाहिए, ठीक है ना। तो यह मान लीजिए कि यह अंदर का है, यह अंदर का हो गया और यह बाहर का हो गया। अब बताइए, पहले इसमें लिखा क्या गया है उसको देखिए और इस चित्र को देखिए। कहा गया है कि कोई ऐसा विलयन लीजिए जो बाहर जल की सांद्रता तथा कोशिकाओं के अंदर स्थित जल की सांद्रता के बराबर हो, ठीक है ना। तो कोशिका झिल्ली से कोई शुद्ध गति नहीं होगा। अगर यह समझ में नहीं आया तो फिर दूसरा हम चित्र बनाएंगे, लेकिन आपको समझाकर ही मानेंगे। यह समझ में नहीं आया लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, फिर हम दूसरा चित्र बनाते हैं।
यह दोनों इक्वल है, तो आप सोचिए क्या यह एक दूसरे से गति कर पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि अगर यदि यह हाई होता तो यह इसके तरफ गमन करता, लेकिन ये इनका दोनों सांद्रता क्या इक्वल है। जब इक्वल होगा तो कभी किसी के तरफ गति नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए यह यदि चित्र समझ में नहीं आया तो हम एक और चित्र आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए एक हम बड़ा सा बीकर लेते हैं। बीकर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसके लिए आप लोग किसी भी प्रकार का मत कीजिएगा, क्योंकि समझने के लिए ही चाहिए, ये बनाना इस पर थोड़ी ना है, बस समझिए। ये हम बड़ा सा बीकर ले लिए, ठीक। अब यहाँ पर एक कोशिका यहाँ पर हम बीकर लेकर के बनाते हैं, डबल बीकर हो गया, ठीक है। कह रहा है कुछ ऐसा विलयन जो बाहर के जल के सांद्रता तथा कोशिकाओं के अंदर के जल की स्थिति की सांद्रता के दोनों इक्वल हो, यानी बराबर हो। तो यह देखिए यहाँ पर जो जल है, ठीक है ना, यहाँ पर जो जल है ये भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी जल दम सेम बराबर है। आप सोचिए यह वाला भाग अंदर का हो गया, ठीक है ना, और लेकिन यह वाला भाग क्या है, बाहर का हो गया। दोनों जलों की सांद्रता क्या है, यानी दोनों विलयन की सांद्रता क्या इक्वल है। तो क्या कभी इस परासरण झिल्ली के द्वारा इधर कभी आ सकते हैं? कभी नहीं। तो क्या बाहर से अंदर की तरफ जा सकते हैं? कभी नहीं। यानी दोनों इक्वल ही हो जाएंगे, तो इन कोशिकाओं यानी कोशिका झिल्ली से कोई शुद्ध गति नहीं होगी, यानी कोई भी गति इन दोनों के बीच में नहीं होगी, ठीक है। आप समझ में आ गया? अब तो आ ही गया होगा, ठीक है ना। यानी अंदर की जो कोशिका होती है उनका जो सांद्रता है बाहर की सांद्रता के इक्वल है, तो उसमें से कोई भी शुद्ध गति कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो यह चीज, इसको हम क्या कहते हैं, समप्रासरणी दाब, समप्रासरणी समान दाब, ठीक है ना। इन दोनों का जो दाब है एकदम इक्वल यानी समान है, ठीक है ना। तो यह प्रासरणी समप्रासरणी दाब पढ़े, ये चीज समझ में आ गया। अब इसको हटाते हैं, अगले वाले पे चलते हैं। अति प्रासरण वाले को हम यहाँ पर खींच कर लाते हैं। चलो भाई तुम यहाँ पे आ जाओ। इसलिए यहाँ से यहाँ लाए क्योंकि इधर में जगह थोड़ा कमती होगा, इसलिए इधर लाए हैं ताकि पूरा इसके लिए जगह मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको इधर खींच करके ला दिए यहाँ पे। आप समझते हैं, जब कोशिका के अंदर यानी कोशिका के बाहर, ठीक है ना, वाला जो विलयन होता है, कोशिका के बाहर वाला जो विलयन होगा, ठीक है ना, वह अंदर के घोल के क्या है, अंदर घोल की सांद्रता है जो जल की कोशिकाओं से क्या होता है, अधिक होगा, तभी ना अति प्रासरणी दाब। अति मतलब कि बहुत ज्यादा, ठीक है ना, अति मीन्स बहुत ज्यादा। इसको नोट करते हैं। जब कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर वाला, ठीक है ना, यानी अंदर वाले के घोल के बराबर, अंदर वाले घोल से, ठीक है ना, विलयन अंदर वाले घोल से अधिक, घोल से
घोल से अधिक सांद्रता है तो अधिक सांद्रता है तो क्या होगा, तो जल कोशिका से बाहर आ जाएगा। क्या होगा, तो जल कोशिका से बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, कोशिका बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, निकल। देखिए, जब कोशिका के बाहर वाला विलयन, कोशिका के बाहर वाला इसके पहले हम लोग क्या समझे, दोनों बाहर और अंदर दोनों समान। ठीक है ना। आज मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से कभी के बीच में मतलब कि प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए मैं सॉरी। और अगर यदि बाहर की आवाज आप लोगों को यदि सुनाई देता होगा उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा यहाँ का जो बाहर वाला थोड़ा दिक्कत है और मेरे तबीयत में भी थोड़ा दिक्कत है। ठीक है ना, इसीलिए कभी कभी बीच में मतलब थोड़ा सा खांसी आ जाता है, उसके लिए आप लोग बुरा मत मानिएगा। ठीक है ना। जब कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर वाले घोल से अधिक सांद्रता है तो जल कोशिका से बाहर आ जाए। यहां पर समझते हैं। ठीक है ना। जब कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर वाले घोल से क्या है, ज्यादा है, तो यह बाहर वाला है। ठीक है ना। यह बाहर वाला घोल है। ठीक, यह अंदर वाला घोल है, यानी अंदर वाला विलयन है। अब हमको यह बताइए कि अगर यदि हम इसमें यहां पे एक छिद्र करते हैं तो क्या पानी जो विलयन है बाहर की तरफ निकलेगा? यहाँ पे निकलेगा, लेकिन ना के बराबर, क्योंकि यहाँ से बंद, यानी इसके ऊपर इसकी सांद्रता कम है और इसके बाहर वाले की सांद्रता ज्यादा है। यहीं पर यदि हम यहाँ पर कोई उसका छिद्र बना देते हैं तो यह बाहर वाला अंदर का पानी बाहर के तरफ आ जाएगा। ठीक है ना। यहां पर यदि छिद्र बनाते हैं तो अंदर का पानी बाहर के तरफ निकलेगा, उस समय तक निकलेगा जब तक कि बाहर वाला सांद्रता उसके बराबर में ना हो जाए। यहां से जब निकलना प्रारंभ करेगा तो उस वक्त निकलेगा कि इन दोनों का बराबर लेवल हो जाए, तब तक क्या निकलेगा। अन्यथा यह बाहर वाला सांद्रता कम है और अंदर वाला सांद्रता ज्यादा है तो बाहर के तरफ पानी उसमें से क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है ना। तो यह चित्र देख करके आप लोग स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि अगर बाहर वाले की सांद्रता कम हो और अंदर वाले की सांद्रता ज्यादा हो तो बाहर के तरफ निकल आते हैं। जो जल होते हैं कोशिकाओं में, बाहर कोशिकाओं से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, अति प्रासरी दाबी कहते हैं। ठीक है ना, अति प्रासरी दाबी कहते हैं। अब एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और भी आप लोग को स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। आप लोग किशमिश का तो नाम जरूर सुनेंगे, जो किशमिश होता है जो खाया जाता है उसका तो नाम आप लोग स्पष्ट सुने और जरूर सुनेंगे। ऐसा तो कोई भी लड़का लड़की नहीं होगा जिसको यह किशमिश का नाम कोई नहीं सुना होगा। ठीक है ना। देखिए किशमिश, हम 2 बीकर ले लिए, इसमें हम जल भर दिए,
इसमें क्या है, शुद्ध जल है, ठीक है ना। अब एक बीकर हम ले लेंगे, इसमें हम जल उल नहीं भरेंगे, इसमें हम पूरा क्या करेंगे, किशमिश को ही रख देंगे। इसमें हम किशमिश को ही रख दिए। यह हमारा किशमिश है। अब इसको समझते, इसमें हम क्या रखें, किशमिश रखें, लेकिन यह याद रखिएगा यह शुद्ध जल है, ठीक है ना, और किशमिश सूखा हुआ है। तो इसमें जैसे ही हम भिगो करके रात में रख देते हैं तो देखिएगा किशमिश के अंदर की जो सांद्रता है वह कम होता है और जो जल की सांद्रता है वह अधिक होती है। इसी के कारण प्रासरण झिल्ली के द्वारा जल किशमिश के अंदर क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। और जब किशमिश के अंदर वह प्रवेश करेगा तो वह किशमिश रात भर में क्या हो जाता है, फूल के दम ठीक ठाक हो जाता है, एकदम ले मोटा मोटा दम दिखाई देने लगता है सुबह में, ठीक है ना। और उसको हम उठते हैं, ब्रश व्रश नहीं भी करते हैं, पहले उठते हैं तो क्या करते हैं, उसको खाना प्रारंभ कर देते हैं। देखिएगा ना, बहुत सब लड़का है सब क्या काम करता है, रात को भिगो देगा और सुबह देखेगा जल्दी उठना है, सुबह में खाना है, किशमिश भिगो है, और बस उठेगा सुबह जैसे तैसे ब्रश ने मारा, बस लेकर खा लिया, ठीक है ना। तो देखिए वह किशमिश की जो सांद्रता है, वह किशमिश की सांद्रता कम है, किसके प्रति, जल के प्रति। तो जल की सांद्रता अधिक है तो जल किशमिश में क्या करेगा, प्रवेश कर जाएगा, तो किशमिश फूल जाएगा। यह क्लियर हो गया। दूसरे में चलिए, यह मेरा शुद्ध जल नहीं है, यह अशुद्ध है, यानी मतलब विलयन है, किसी का मिलाया हुआ है, ठीक है ना। इसमें हम नमक का घोल डाले हुए हैं इस जल के साथ। तो जब नमक का घोल इसके साथ डाले हैं और वह किशमिश इसमें का निकाल करके फूला हुआ जो किशमिश है वो क्या करेंगे, यहां पर हम डाल देंगे। तो याद रखिएगा कि वह जो किशमिश में अंदर प्रवेश किया हुआ पानी है वह बाहर के तरफ आने लगेगा, ठीक है ना। वह बाहर के तरफ पानी उसमें से आने लगेगा, कारण उसकी सांद्रता ज्यादा है और बाहर वाले जल की सांद्रता यानी विलयन की सांद्रता कम है, और यही कारण होता है कि किशमिश से पानी वह बाहर आने लगता है। सिर्फ यही समझने का इसमें खेल है कि पहले ही बताए हैं कि प्रासरण जो होता है हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है, गमन करता है, और वही प्रक्रिया मैं आज आप लोग को इसमें बताया, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस चित्र से आप लोग को पॉइंट समझ में आ गया होगा, अति प्रासरण दाब क्या होता है। अब इसमें किसी भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा डिटेल्स आपको पूरा अच्छा से मैं बताया हूँ। अगर किसी भी प्रकार का इसमें अभी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। मैं इस पॉइंट को फिर से बताऊंगा। तो आज के लिए आज बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अब अगले क्लास में इसके आगे वाले पढ़ेंगे। बस जय हिंद, जय भारत।